हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज यहाँ पे जीव विज्ञान एनसीईआरटी का नया क्वेश्चन सीरीज लेके आया गया है। ठीक है, तो हम इसमें एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर का मेनली जो क्वेश्चन है ना, जो आपको पता होगा कि वो जो बुक आती है एनसीईआरटी की, जिसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, उसके अलावा भी एक बुक आती है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस का संग्रह होता है, यानी कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको मिलेंगे वहां पे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी तरह के प्रश्न मिलते हैं। तो बहुविकल्पीय जो वहां के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है वो उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब उसको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। पैमाना हम वही रखेंगे, तो इसीलिए आज हम उसी को डील करने की कोशिश करेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं। बने रहिए इस सेशन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट नीचे दिए गए हैं, गलत समुच्चय वाले सेट को चुनिए। ठीक है, अगर आपको जनन प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है, इंसानों में मानव का जो जनन प्रक्रिया का जो पूरा का पूरा प्रकरण है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी मालूम है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को देख के आप बता पाएंगे कि कौन से शब्द जो है वह जनन प्रक्रिया संबंधी हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि कौन से नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसके हिसाब से हम आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु वाहिनी, शिश्न, यह नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, रजस्राव, अंडा, अंडा वाहिनी, गर्भाशय, यह नहीं है। शुक्राणु, अंडा वाहिनी, अंडा, गर्भाशय, सही है। अंडोत्सर्ग, अंडा, अंडा वाहिनी, गर्भाशय। तो इसमें जितने भी हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, गोला लगाया है जिस जिस वर्ड पे, वो सभी जो है कहीं ना कहीं हमारे इस जनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहे। डायरेक्टली नहीं हो रहे का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि खाना बनता है आपके यहाँ, ठीक है, तो जब खाना बनता है तो आप खाना बनाने की प्रक्रिया को धान उगाने की प्रक्रिया से तुलना तो नहीं करेंगे। तो जब पूछा जाएगा कि खाना बनाने में, मान लिया कि सब्जी बनाने में क्या क्या कार्य किया जाता है, तो आप उसमें ये नहीं बोलेंगे कि सब्जी उगाई जाती है। हम मान लेते हैं कि सब्जी उगी हुई है, काटेंगे उसे, धोएंगे, फिर उसे अच्छी तरीके से मतलब कढ़ाई में या किसी भी चीज में, किसी बर्तन में पकाएंगे, है ना। फिर उसको चलाएंगे, जब वो पूरी तरीके से पक जाएगा तो उसे निकालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो भी करना है उस हिसाब से। तो सेम उसी तरीके से जो मेन प्रोसेस है, बस उससे रिलेटेड वर्ड जो है, उससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं उसको हम देखेंगे। और ये जो है रजस्राव, ये बहुत पहले होता है। ठीक है, काफी पहले, जब किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं तो यह होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग जो है हमारा, अंडोत्सर्ग लड़कियों में काफी पहले हो जाता है, वह जनन के समय नहीं होता। कृष्ण जो है वह भी काफी पहले। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कोई ना कोई ऐसा शब्द है जो डायरेक्टली जनन प्रक्रिया से नहीं संबंध रखता, उससे पहले, बहुत पहले की प्रक्रिया है वो। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्राणु, अंडा वाहिनी, अंडा और गर्भाशय, यह शब्द जो है डायरेक्टली उसी समय होता है, उसी समय होने वाले प्रक्रिया में ये सारे शब्द यूज होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे कि जिस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आपसे मतलब पूछ लिया जाता है कि परिभाषा में क्या होगा, नहीं होगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और एक होता है एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन मतलब ये है कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी मालूम है, ठीक है, लेकिन उस जानकारी
को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उसको सॉल्व करना है। तो यह एनालिटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है, इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है। ठीक है, परिवर्धन पूछ रहा है हमें, ध्यान दीजिएगा, परिवर्धन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि पहला अंडाशय में होता है, या फिर वृषण में होता है, या फिर अंडा वाहिनी में होता है, या फिर गर्भाशय में होता है। तो देखिए, अंडाशय में क्या रहेगा? अंडा रहेगा। अंडा वाहिनी क्या करेगा? अंडा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम होता है। यहाँ पे अगर हम पिक्चर बनाएं इसका, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का यह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे यहाँ अंडाशय हो गया, या आपका गर्भाशय हो गया, या आपका अंडा वाहिनी हो गया, ठीक है, या वृषण जो है वह लड़कों में होता है, गर्भाशय जो है इसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे निषेचन होता है इस अंडा वाहिनी में, और उसके बाद जो है यह आता है और इस तरीके से इस वॉल से, मतलब इस दीवार से जो है जुड़ जाता है। तो परिवर्धन जो है निषेचित अंडे का कहाँ हो रहा है? गर्भाशय के अंदर। कहाँ हो रहा है? गर्भाशय के अंदर। ठीक है भाई, वहीं पे फिर वो मतलब बच्चे में बदल जाता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे अंदर ही बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। फिर यहाँ पे आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपको जितने भी तथ्य, जितनी भी जानकारियां पहले से मालूम है, उनको प्रयोग करने की यहाँ पे मतलब जांच की जा रही है। ठीक है, प्रयोग आप किस तरीके से उसका कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन पूछ रहा है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का क्या मतलब होता है? आंतरिक निषेचन का मतलब यह है कि वह बॉडी के, मतलब मान लिया यहाँ पे मैं इंसान बना रही हूँ, ठीक है, तो वह बॉडी के अंदर निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन मतलब क्या होता है? दो युग्मकों का मिलन। ठीक है, या बॉडी के अंदर होगा। और कहीं किसी किसी जीव में निषेचन जो है वह बाहर होता है। मतलब यह इंसान अपना, एक सेकेंड, यह इंसान जो है एक सेकेंड, चलिए, सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था। तो यहाँ पे जो है एक जीव, मान लिया यहाँ पे क्या मानते हैं हम, मेढक या मछली मान लेते हैं। ठीक है, मछली, इनमें निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर। कहाँ होता है? शरीर के बाहर। तो इसने अपना युग्मक जो है, या मान लिया मादा मछली है, ठीक है, एक और मछली मानते हैं, यह कौन सी मछली है? नर मछली। आपको पता होगा कि ये साइन, जीरो के नीचे प्लस वाला साइन मादा का होता है, जीरो के ऊपर एरो वाला साइन नर का होता है। ठीक है, ये साइन आप याद रखेंगे। तो ये जो है युग्मक बाहर निकला, इनका युग्मक बाहर निकला। ठीक है, और बॉडी के बाहर जब इनका मिलन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन, नहीं बाह्य निषेचन। क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। तो आपको समझ आया अंतर क्या होता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में। ठीक है, चलिए, दूसरा ऑप्शन है यह अंड प्रजक है, तीसरा ऑप्शन है यह सजीव प्रजक है, और चौथा है इसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से होता है। मतलब मछली अपना अंडा बाहर देगी और एक जो है शुक्राणु बाहर आएंगे, और बाहर ही किसी जगह पे हुआ आपस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा मानव में होता है कि एक शुक्राणु और अंडे शरीर के भीतर मिल रहे होते हैं, तो इस तरह के निषेचन को आंतरिक निषेचन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन आपको पता है सजीव प्रजक वह हुआ जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप मानव में ले लीजिए, बच्चे जन्म लेते हैं, और अंड प्रजक वह हुआ जो अंडा देते हैं, जिस तरह से मुर्गियां हो गई, क्या देते हैं वो?
अंडा देते हैं। तो आपको पूछा गया कि इन जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल क्यों है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आंतरिक, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। क्या मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है? बताइए। सब में होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बेमेल होने का तो वह कारण हुआ ही नहीं। यह अंड प्रजक है। अंड प्रजक का मतलब यह अंडा देती है। क्या यह बात सही है? हाँ बिल्कुल। कुत्ता अंडा नहीं देता, गाय नहीं देती, मानव नहीं देते। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब जहां यह सजीव प्रजक की बात कर रही है, कहा जा रहा है, तो वह भी हो जाएगा। सजीव प्रजक बोलते नहीं है उसे। इसमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण चुनिए। जिस तरीके से अभी हमने मछली का एग्जाम्पल लिया था, हम दोबारा उसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा उसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब यहाँ मछली होती है, ठीक है, मछली हुई, मान लिया कि एक मादा है, एक नर है, एक क्या मान लिया, एक पत्ती है, यहाँ पे एक पत्ती है। ठीक है, लीफ है ये। ठीक है, पत्ती है। अभी पत्ती के ऊपर जो है इसने अपने अंडे दिए। क्या दिए? अंडे दिए। और फिर नर मछली जो है वह आती है, इसने भी इसी पत्ती के ऊपर, यहाँ पे ढेर सारे अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे बना देती हूँ आपको, ढेर सारे अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब यह नर मछली आती है और यह भी यहाँ पे अपना शुक्राणु जो है यहाँ पे छोड़ देती। ठीक है, अब इनका निषेचन जो है यह बाहरी परिवेश में हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे। अब आपको पूछ क्या रहा है कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसका युग्मक क्या हो गया? अंडे। इसका क्या हो गया? शुक्राणु। ठीक है, चले, तो यह पूछ रहा है कि इसका नंबर इतना ज्यादा क्यों होता है। आपको पता होगा कि जब मानव में जो अंडे उत्पन्न होते हैं, एक बार में एक ही अंडा आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार में कितने अंडे हैं, मतलब हजारों लाखों अंडे। ठीक है, तो यही कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे चलेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्राणी छोटे आकार के होते हैं और बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है पानी में भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। तीसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है कि निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, और चौथा है जल बड़ी संख्या में युग्मक बनने को प्रोत्साहित करता है। तो बात यह होती है कि जब यह बाह्य निषेचन का कारण यहाँ यह हो जाता है कि यहाँ पे क्योंकि बाकी जीव, बाकी हवा, पानी, बरसात, है ना, बाकी तरह के जीव, सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, तो बहुत सारे अंडों के नष्ट होने का चांस जो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो उसके निषेचन के अवसर को बेहतर करने के लिए, ठीक है, मतलब अगर 1000, 2000, लाख है, कोई ना कोई एक तो होगा, दो तो होगा, तीन तो होगा, मतलब 10 निषेचन होगा। ठीक है, तो 10 मछलियां तो बनेंगी ना कम से कम। तो उसी चीज को पक्का करने के लिए क्या होता है? बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही तुरंत जवाब दे पाएंगे। मुकुलन द्वारा जनन होता है, पहला ऑप्शन है हाइड्रा में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? हाइड्रा में। दूसरा है अमीबा में, तीसरा है पैरामीशियम में, चौथा है जीवाणु में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुकुलन विधि जो है वह अमीबा में बिल्कुल भी नहीं होती है, जीवाणु में नहीं होती है, पैरामीशियम में बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हाइड्रा में जो है वह होती है। तो यहाँ पे हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि आपका हर कुछ याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का बन जाना पूरा का पूरा जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रा का क्या होता है स्ट्रक्चर? यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े जो है ऐसे तंतु निकले होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े तंतु निकले होते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर ऐसा बडिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, और कभी कभी इसी में जो है वो मुकुलन की
स्थिति भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइड्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए आप दोबारा से। ठीक है, दोबारा से ऑप्शन देखिए आप, क्या हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन निषेचन वृषणों में होता है। तीसरा ऑप्शन निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है। और चौथा निषेचन स्त्री के भीतर होता है। तो अभी हमने यहाँ पे गर्भाशय का चित्र बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे गर्भाशय किसके अंदर पाया जाता है बताइए? कोख भी बोलते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में। किसके अंदर होता है वो? स्त्री के अंदर या पुरुष के अंदर? बताएंगे। बच्चे कौन 9 महीने तक अपने भीतर रखते हैं? स्त्रियां रखती हैं। ठीक है, तो निषेचन आप पहली बार में यह से भी बता पाएंगे कि निषेचन स्त्री के भीतर होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आप ये बताइए कि जब अंडे बनते हैं, अंडाशय में जब अंडे बनते हैं, तो हर महीने यहाँ से एक अंडा यहाँ पे इस तरीके से अंडा वाहिनी में आता है, मैच्योर होके। ठीक है, अंडा वाहिनी में आता है। और शुक्राणु जो है गर्भाशय में जब वो आते हैं, इस तरीके से एंटर करते हुए वह अंडा वाहिनी तक जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया यहाँ होती है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया यहाँ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है मानवों में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है वह क्या है? ठीक है, अंतः स्थापित मतलब जैसे यहाँ पे गर्भाशय है तो इसके अंदर में जो यहाँ पे बनती है, अंदर में, ठीक है, अंदर में जो लाइनिंग बन रही है उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका अंडाणु, भ्रूणजाई, गर्भ, गोट, युग्मनज। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर अब बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अंडाणु बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही गर्भ होगा, ना ही गोट होगा। गर्भ यहाँ पे इस तरीके से डेवलप होता है। भ्रूणजाई जो है वह यहाँ पे इस तरीके से बनता है इसके आंतरिक भाग में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने 3 क्वेश्चन पहले इसको डील किया है। आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, और नहीं दे सकते तो भी हमारे साथ साथ आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, सजीव प्रजक जिनमें निषेचन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन अंड प्रजक जिनमें निषेचन बाह्य होता है। तीसरा सजीव प्रजक जिसमें निषेचन आंतरिक होता है, या फिर अंड प्रजक जिनमें निषेचन आंतरिक होता है। अब बताइए जलीय जंतु जिसमें निषेचन पानी में होता है वह क्या कहलाते हैं? क्या उनका आंतरिक होता है निषेचन या फिर बाह्य होगा? तो यहाँ पे अंड प्रजक जो जलीय जंतु होते हैं जिनका पानी में होता है वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है, क्वेश्चन रिपीट है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, 2 अंडाणु, तीसरा है गर्भ और चौथा है युग्मनज। तो ये क्या बनाएंगे? सबसे पहला क्या बनता है? कोशिका, वह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गर्भ अलग चीज है, अंडाणु अलग चीज है, भ्रूण अलग चीज है और युग्मनज अलग चीज है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें निषेचन के पश्चात कोशिका की बात की जा रही है, भ्रूण कोशिका नहीं होता। ठीक है, कोशिका मतलब एक सेल यानी कि एक कोशिका जो बनी होती है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो अंडाणु वो बिल्कुल नहीं होगा, गर्भ बिल्कुल नहीं होगा, भ्रूण बिल्कुल नहीं होगा। तो एक कोशिका किस में होता है? युग्मनज में। किस में होता है? युग्मनज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ
प्रोसेस याद रहने से कुछ नहीं होगा, उसके सही क्रम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है पहले में युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण मतलब मादा और नर के जो एक कोशिका आते हैं, जो आपस में मिलने के बाद फिर निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, युग्मक निर्माण। तो यह युग्मक का निर्माण भी तो होना चाहिए ना जनक के अंदर। ठीक है, जनक के अंदर युग्मक का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, युग्मक निर्माण। उसके बाद क्या हो जाएगा, निषेचन। उसके बाद क्या हो जाएगा, युग्मनज। अभी अभी बताया गया था, जो एक कोशिका वाली स्थिति आती है उसको क्या बोला जाता है, युग्मक, युग्मनज। ठीक है, और उसके बाद जब वो कोशिका बार बार डिवाइड करती है, ठीक है, डिवाइड करती है, फिर जो है किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। तो इस तरीके से डायरेक्शन में यह जाता है। तो अब सही घटनाओं का क्रम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर है, जनन वाला जो चैप्टर था वो हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पे चैप्टर दूसरा आपका यहाँ पे आया है, और इसमें बोला जा रहा है, थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये ईवीएस में आएगा। ठीक है, ईवीएस में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीशीज है, क्योंकि संकटापन्न स्पीशीज किसको बोलेंगे आप, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वो बात जरूर बताएंगे। ठीक है, संकटापन्न किसको बोलेंगे, यानी कि डेंजर में है। क्या बोलेंगे, डेंजर में है, मतलब विलुप्त नहीं हुई है, यह नहीं हुई है विलुप्त, केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, वह भी नहीं होता संकटापन। चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है, यह भी नहीं होता संकटापन। संकटापन्न मतलब बस इतना होता है कि उसको डेंजर में, मतलब अगर उसका खास ख्याल नहीं रखा गया तो उसकी संख्या में कमी आ सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या घट रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस से भी कोशिश करेंगे बनाने का तो बन सकता है। और यदि आपको याद होगा कि मरुस्थलीकरण में क्या क्या, मतलब उसकी क्या हानियां होती है, अगर आप वो याद रखेंगे तो भी ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका, वातावरण के तापमान में कमी होना। क्या कमी होती है, नहीं, देखा जाता है दिन के समय तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, रात में गिरावट आती है, लेकिन टोटल अगर तापमान देखा जाए तो यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण के कारण तापमान में इजाफा होता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, मृदा की जलन धारण क्षमता में वृद्धि। मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि किस तरीके से होगी, वहां पे रेत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेत। ठीक है, और जल धारण की सबसे अच्छी कैपेसिटी किसमें होती है, जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में, यानी कि इसको आप आम भाषा में चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल जो हमारा प्रदेश है उधर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वह अगर मरुस्थल में बदल जाए तो मिट्टी में पानी की क्षमता जो है धारण करने की वह कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो यह ऑप्शन जो है वह भी रॉन्ग है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, अधिक बाढ़ आने की संभावना। ठीक है, अधिक बाढ़ आने की संभावना। तो बाढ़ तो तब आएगी ना जब पानी होगा, है ना, तो पानी ही नहीं होगा तो बाढ़ कहां से आएगी। तो यह ऑप्शन भी गलत है। और चौथा है, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता होगा मरुस्थल में ज्यादा चीजें उगती नहीं है, सिर्फ कांटेदार मतलब वृक्ष होते हैं, कैक्टस मुख्यतः पाए जाते हैं, कुछ झाड़ियां पाई जाती है ना, जो मतलब साग सब्जी नॉर्मल जो खाना होते हैं वो नहीं उगते। हाँ, मूंगफली वगैरह पाई जाती है उधर। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जैव मंडल की बात की जा रही है, यानी कि बायोस्फेयर। किसकी बात की जा रही है, बायोस्फेयर की। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका,
यह एक रक्षित क्षेत्र होता है, केवल स्थानिक स्पीसीज ही पाई जाती है। स्थानिक स्पीसीज का क्या मतलब हुआ? स्थानिक स्पीसीज का मतलब हुआ जो किसी एक प्रदेश या किसी एक भूभाग तक सीमित हो। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ एशियाटिक लाइन होता है, मतलब एशियाई शेर पाया जाता है, तो वह सिर्फ एशिया में ही पाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जिब्रा होता है, वह कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, तो वो वहां का स्थानिक स्पीसीज है। मतलब कहीं और अगर वह है तो लाया गया है, वह ऑटोमेटिक अपने आप वहां पे नहीं रहते, ठीक है। तो जैवमंडल निचय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यह एक रक्षित क्षेत्र होता है जहां केवल स्थानिक स्पीसीज पाई जाती है, तो यह बात गलत है, ठीक है। दूसरा है यह केवल पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए ही होता है, यह भी बात गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। और चौथा बोल रहा है इसकी सीमाओं के भीतर कोई अन्य रक्षित क्षेत्र नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। तो आप ध्यान देंगे कि जैवमंडल निचय में मेनली यह पाया जाता है कि वहां पे जैव विविधता का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, वहां की संस्कृति का भी ध्यान रखा जाता है। अब यह कोई बात नहीं है कि वहां पे अन्य रक्षित क्षेत्र नहीं होता, कभी कभी उसके अंदर भी एक कोई स्पेशल रक्षित क्षेत्र, मान लिया कोई बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, किसी पक्षी के लिए बना दिया, किसी बाघ के लिए बना दिया, ठीक है, तो वो बनाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जैवमंडल निचय को क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है, ठीक है। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि रक्षा करने के लिए यहाँ पे आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसकी जो प्राकृतिक पर्यावास है आपको वहीं पे उसके नंबर को, मतलब उसको सही जो है सही पर्यावरण देना होगा अच्छे तरीके से, ताकि वह अपने नंबर में वृद्धि कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उस तरीके के जो रिजर्व होते हैं, मतलब उस तरह के जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या वो प्राणी उद्यान है, दूसरा ऑप्शन पादप उद्यान है, या फिर वन्यजीव अभयारण्य है, या फिर राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क जो होते हैं और वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वो सारे जिस जगह पे वो ऑटोमेटिक जहां पे वो जीव जंतु या पक्षी निवास कर रहे होते हैं वहीं पे बना दिए जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाए जाते। प्राणी उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क जो है, जैसे जू पटना में भी है, वहां जगह जगह से जो है अलग अलग जीव को उठा के लाया जाता है, तो वह जो है प्राकृतिक पर्यावास नहीं हुआ। प्राणी उद्यान में भी जो है अलग अलग जगह से पादप को लाया जाता है, तो वह भी प्राकृतिक पर्यावास नहीं हुआ। तो 3 और 4 ऑप्शन किस में? ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्थानिक स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, स्थानिक स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या बोल रहा है इसमें कि स्थानिक स्पीसीजें कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती, यह बात गलत है। स्थानिक स्पीसीज भी संकटापन्न हो सकती है, जैसे कि बाघ अभी संकटापन्न स्थिति में है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्यानों में पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि अपने पर्यावास के नष्ट हो जाने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो संरक्षण का मुद्दा नहीं आता, ठीक है। तो प्रभाव बिल्कुल ही पड़ता है अगर इसके पर्यावास को नष्ट कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ये एकमात्र से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, तो स्थानिक स्पीसीज इसी को बोला जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही है, ठीक है। विशिष्टता कौन सी सही है वह पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अभी हमने प्राकृतिक पर्यावास से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ऑप्शन में दिया हुआ है, एक रक्षित क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यह
विलोपोन्मुखी और एक संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक रक्षित क्षेत्र है। मतलब यहाँ यह बोला जा रहा है कि नॉर्मल, जैसे कि ऐसे जीव जो अभी डेंजर में नहीं है, मतलब संकटापन्न नहीं है या फिर वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे नहीं है, उनको वहां पे नहीं रखा जाता। इस स्टेटमेंट में उस बात को स्पेसिफाई किया जा रहा है। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी यह बोल रहा है कि यह केवल पादप स्पीसीज के संरक्षण के लिए होता है, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना होता है। ठीक है, तो विशिष्टता कौन सी सही है? कृत्रिम रूप से बनाया गया एक क्षेत्र है, ठीक है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना है, यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य हमने पढ़ा था कि वह प्राकृतिक पर्यावास में आता है, कृत्रिम में बिल्कुल भी नहीं आता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोल रहा है संकटापन्न स्पीसीजों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है। बी, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। सी, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी बात बिल्कुल भी नहीं की जाती है संकटापन्न स्थिति में। ठीक है, इनके प्राकृतिक पर्यावासों को रक्षित करने की आवश्यकता है। ए, बी और डी बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कोई मेल नहीं होता इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है। उसमें पूछा जा रहा है कि किसी जंगल में काले हिरण, ठीक है, ब्लैक डियर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली को मिलकर किसका निरूपण करते हैं। ठीक है, अगर ये सारे किसी एक जंगल में, ठीक है, किसी एक जंगल में आपने तरह तरह के जानवर को ले लिया, ठीक है, अगर आप उसको एक साथ काउंट करेंगे तो उस सारे को एक साथ क्या बोला जाएगा? क्या उसे प्राणी जात बोला जाएगा, पादप जात बोला जाएगा, पारितंत्र बोला जाएगा या स्पीसीज बोला जाएगा? तो स्पीसीज में एक तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कुत्ता का नाम लेते हैं तो वह दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं, ठीक है, अब वो गोल्डन रिट्रीवर हो या जर्मन शेफर्ड हो, सब एक ही स्पीसीज के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बिल्लियां बोली जाती है तो जितने भी प्रकार की बिल्लियां हैं वो सारे एक ही स्पीसीज में पाई जाती हैं। तो स्पीसीज मतलब आप एक तरह के प्राणी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्राणी हैं, तो स्पीसीज नहीं होगा। पारितंत्र में जो है सिर्फ जीव नहीं आते, उसमें पादप भी आता है और अगल बगल का पर्यावास भी आता है, तो पारितंत्र भी उसका राइट आंसर नहीं होगा। यह पादप जात मतलब पौधे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? प्राणी जात। क्या बोला जाएगा? प्राणी जात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आप जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक, और उसमें क्या किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है आपको स्थानिक स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है विलुप्त स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है संकटापन्न पादप, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संकटापन्न प्राणी। तो आप याद रखेंगे रेड कलर को किससे एसोसिएट किया जाता है, किस इसका रेड कलर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ठीक है, लाल रंग का इस्तेमाल खतरा को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में उनका नाम लिखा जाता है जिनके ऊपर खतरा है। अब वो कौन होंगे? क्या जीव होंगे या पादप होंगे? तो वो जीव भी होते हैं और पादप भी होते हैं। तो आप ऑप्शन से देखिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। विलुप्त स्पीसीज वो हो गई जो अब धरती पे पाई नहीं जाती, जैसे कि एक पक्षी थी कीवी, वह अब नहीं पाई जाती है इस धरती पे। ठीक है, तो विलुप्त स्पीसीज के लिए अलग बुक होता है। स्थानिक स्पीसीज मतलब क्या होता है? इंडेमिक को बोलते हैं स्थानिक स्पीसीज। ठीक है, जिस तरीके से मैंने जेब्रा बताया था, जेब्रा अफ्रीका का स्थानिक स्पीसीज है। ठीक है, तो उनके नाम भी किसी अलग बुक में लिखे जाते हैं, लेकिन रेड डेटा बुक में क्या लिखा जाता है? जीव और पादप जिन पे खतरा है, संकटापन्न पादप, संकटापन्न प्राणी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी किसको बोलते हैं? प्रवासी पक्षी बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड को। क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड को। ठीक है, आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो पक्षी हैं वह, ये क्या हो गया, बहुत सारे जो पक्षी हैं वह दूर देश से क्या कहते हैं, ठंडे के मौसम में जो है वह आते हैं, बिहार में भी आते हैं और फिर भारत में भी अलग अलग प्रदेश में भी आते हैं। तो वह सारे प्रवासी पक्षी जो है एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? यानी कि किस वजह से वह एक विशेष रास्ते से होते हुए एक विशेष क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, और एक विशेष अवधि के लिए आते हैं, यानी कि कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है भोजन का उपलब्ध ना होना। इसमें भी एक से ज्यादा ऑप्शन आपका राइट होगा। भोजन का उपलब्ध ना होना यानी कि जहां वो रह रहे हैं वहां उनके हिसाब का भोजन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है उग्र मौसमी परिस्थितियां। ठीक है, उग्र मौसमी परिस्थितियां, यह भी हो सकता है कि तापमान कम हो रहा है, यह भी हो सकता है कि तापमान ज्यादा हो रहा है और अब अनुकूल परिस्थिति नहीं है जहां वह सुचारू ढंग से जीवन यापन कर सके। तीसरा है अधिक भीड़ और चौथा है घोंसले बनाने के क्षेत्रों में कमी। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि घोंसले बनाने के क्षेत्रों में कमी के कारण वह किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं जाएंगे, वह थोड़ा अगल बगल अपना क्षेत्रफल फैला के भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन यानी कि गलत है। अधिक भीड़ भी इसी से रिलेटेड हो गया कि अगर भीड़ होगी तो वह अगल बगल अपना घोंसला बना सकते हैं, तो यह ऑप्शन भी रॉन्ग है। और तीसरा है यहाँ पे आप देखेंगे उग्र मौसमी परिस्थितियां, यानी कि मैंने आपको बताया था कि वह ठंडे के मौसम में जो है वह दूर क्षेत्र से आते हैं, यानी कि मौसमी परिस्थितियां उसमें पेश होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और भोजन उपलब्ध ना होना, अगर मौसमिक परिस्थिति सही नहीं है तो भोजन का उपलब्ध होना भी बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए भोजन का उपलब्ध ना होना भी राइट आंसर है। 1 और 2 किस में आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सीरीज का और यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो आप इसका जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, हमारे देश में खेती के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो क्षेत्र क्लियर कर दिए जाते हैं, है ना, शहर बसाने के लिए या फिर किसी और कार्य से, उससे जो धरती पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आपको नाम बताना है। क्या उसको मृदा अपरदन बोलते हैं या फिर मृदा संरक्षण बोलते हैं या मृदा उर्वरता बोलते हैं या मृदा प्रदूषण बोलते हैं? तो आप ध्यान देंगे कि संरक्षण तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या यहाँ पे संरक्षण की बात की जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। प्रदूषण की भी बात नहीं की जा रही है, बस वनों को उजाड़ने की बात की जा रही है। उर्वरता बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा रही। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अपरदन। क्या हो रहा है? मृदा अपरदन। ठीक है, अपरदन मतलब क्या हो गया कि जब पेड़ होता है, ठीक है, जब पेड़ होता है तो उनकी जड़ें होती है, बहुत सारे पेड़ होते हैं यानी बहुत सारी जड़ों का एक तंत्र है, मतलब एक जाल बन जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी मृदा है वह इसी जगह पे जकड़े रहती है। तो अगर ये वन नहीं होंगे तो यहाँ की मृदा जो है वह इस स्थान पे टिकी नहीं रहेगी, यानी कि इनका अपरदन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो यह भाग रहे हैं उनकी स्थिति ज्यादा उत्पन्न होगी, यानी कि यहाँ मृदा अपरदन का केस देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आगे आप सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। अगले क्लास में फिर से वापस आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वह बताए जाएंगे आपको। आज तक का जो क्वेश्चन है, पिछले भी जितने भी आपका मैराथन बैचेज हुए हैं उसमें भी बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए गए हैं, वो सारे आप ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार अगर रिवाइज करने की जरूरत हो तो वो भी करेंगे। आगे चल के अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको क्लास की जरूरत है तो आप यहाँ पे एएससी पाठशाला आइए, है ना, मुसल्लमपुर हाट में ही यहाँ पे है, आप चेक करिए हमारे चैनल पे भी। और उसके बाद जो है
आप यहाँ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। 17 तारीख से सीटेट वगैरह का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे आके पता लगा सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही था। नमस्ते।